पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ाने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या चीजें थी जिनकी बिना पे सोचा गया कि पेशेंट सेफ्टी जो है ये एक अहम जो है चीज है और इसको जो है अवेयरनेस देने के लिए ऐड किया जाए एज अ सब्जेक्ट। आज हम पेशेंट सेफ्टी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके एम्स, उसकी जरूरत और स्विचेस मॉडल जो है ये देखेंगे। पेशेंट सेफ्टी जो है सिंपल टर्म्स में हम देखें तो पेशेंट को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना है, नुकसान से बचाना या नुकसान को कम से कम करना, ये पेशेंट सेफ्टी है। अब ये नुकसानात जो है ये किसी भी तरह हो सकते हैं, ये इन्वायरमेंटल हो सकते हैं, पेशेंट इटसेल्फ जो है वो अपने लिए नुकसान का बाइस हो सकता है, सिस्टम रिलेटेड जो है हार्म्स हो सकते हैं, या प्रैक्टिशनर जो है वो कोज कर सकता है। पेशेंट इटसेल्फ कैसे जो है हार्म कोज कर सकता है कि वो अपने मर्ज के बारे में कंसर्न ना हो या कंप्लाइंस शो ना करे, पेशेंट को जो जो हदायत दी जा रही हैं उन पे अमल नहीं कर रहा। इन्वायरमेंट जो है वो बहुत से जो है तरीकों से असरअंदाज हो सकता है। एक सिंपल से एग्जांपल अगर हम देखें इन्वायरमेंट की तो उसमें आ जाता है गंदा पानी। गंदा पानी जो है जिसमें मुख्तलिफ केमिकल्स जो है मिले हुए हैं, इंसान की सेहत के लिए वो नहीं ठीक, तो वो पेशेंट जो है उस पर किस तरह अफेक्ट कर रहा है, उसको किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है। सिस्टम रिलेटेड जो है उसमें रूल्स आ जाते हैं डिफरेंट, जो कि इस तरह से हैं इंसान के लिए नुकसान का बाइस बने, उन पे उनको सही तरीके से ना देखा जाए तो वो किस तरह से जो है एक हेल्थ केयर सिस्टम में पेशेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनका रूल होता है कि पहले फीस जमा होगी तो फिर पेशेंट को अटेंड किया जाएगा, तो ये एक सिस्टम जो है उसका फ्लॉ है, उसका एक जो है नेगेटिव जो है लॉ है। फिर प्रैक्टिशनर जो है वो किस तरह से अंदाज होता है, प्रैक्टिशनर अगर स्किल्ड नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, तो वो पेशेंट जो है उसको हार्म का बाइस बन सकता है। तो पेशेंट सेफ्टी जो है बेसिकली एब्सेंस ऑफ प्रिवेंटेबल हार्म टू ए पेशेंट ड्यूरिंग हेल्थ केयर सेटिंग या हेल्थ केयर प्रोसेस। पेशेंट सेफ्टी के ऑब्जेक्टिव क्या है? पेशेंट सेफ्टी का जो है क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? सबसे पहले पेशेंट सेफ्टी जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम की जान है, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम में सबसे अहम चीज है पेशेंट की सेफ्टी। तो पेशेंट सेफ्टी सीखने का मकसद है कि पेशेंट जो है उसको जो पहुंचने वाले नुकसानात हैं उनको कम से कम किस तरह किया जा सकता है, और पेशेंट की रिकवरी जो है उसको किस तरह मैक्सिमाइज किया जा सकता है। ये पेशेंट सेफ्टी जो है उसका जो है उसके रूल्स देखने का मकसद है। अब सबसे पहली चीज मेडिकल फील्ड में जो है वो जब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो हम हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। उस ओथ का मकसद ही ये होता है कि हमने पेशेंट को नुकसान से बचाना है। उसकी जो मेन एसेंस होती है वो ये होती है, डू नॉट हार्म पेशेंट। उस ओथ में जो है हम जो ऑब्लिगेशंस जो है लेते हैं तो वो उसका मकसद यही होता है कि पेशेंट को इंटेंशनली और अनइंटेंशनली नुकसान नहीं होने देना, ठीक है। तो ये बेसिक है हेल्थ केयर सिस्टम की। लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? पेशेंट सेफ्टी जो है उसको लर्न करने के हमें हमें क्या फायदे हासिल होंगे? तो पेशेंट सेफ्टी जो है पेशेंट सेफ्टी सीखने का मकसद ये है कि पेशेंट की बेहतरी जो है उसके लिए काम किया जाए। अभी पेशेंट सेफ्टी जो है डिफरेंट जो है एस्पेक्ट्स को कवर करती है। इसमें ब्रॉड ये टर्म है। पेशेंट सेफ्टी में मेडिकेशन सेफ्टी आ जाएगी, बायो हैजर्ड्स आ जाएंगे, सर्जिकल स्किल्स जो हैं, प्रोसीजर्स हैं, टीम जो है वो किस तरह काम कर रही है पेशेंट की सेफ्टी के लिए, टीम वर्क और कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें जो हैं ये पेशेंट सेफ्टी के लिए जरूरी है। पेशेंट सेफ्टी जो है इन कलेक्टिवली इन चीजों पे
बेस कर रही है। किसी एक चीज में भी कोई जो है एरर आता है तो वो पेशेंट को नुकसान का बाइस बन सकता है। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या है? पेशेंट सेफ्टी परफॉर्म करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है उनको पता हो कि करना क्या है, जरूरत क्या है। फिर अप्लाई पेशेंट सेफ्टी थिंकिंग इन ऑल क्लिनिकल एक्टिविटीज। पेशेंट सेफ्टी के जो है हर सिचुएशन में अप्लाई करना है। आपकी कोई भी प्रोसीजर हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसमें आपने सबसे पहले इस चीज को जहन में रखना है कि पेशेंट को नुकसान ना पहुंचे या नुकसान जो है वो कम से कम हो। डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ पेशेंट सेफ्टी। फिर ये पता होना चाहिए कि पेशेंट सेफ्टी हेल्थ केयर सिस्टम में पेशेंट सेफ्टी जो है उसका रोल क्या है। पेशेंट के साथ रिलेशनशिप, अवॉइड ब्लेमिंग व्हेन एन एरर अकर। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए कि कोई अगर गलती हो रही है तो उसका इल्जाम किसी और पर डाला जाए। लाइक जो है अगर ड्यूरिंग प्रोसीजर एक जो है हो जाता है मसला तो वो आप रिकग्नाइज करें और एडमिट करें, बजाय इसके कि सिस्टम में मौजूद टीम में मौजूद दूसरे जो लोग हैं उनको ब्लेम किया जाए कि इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो उसने मुझे सही दिए नहीं थे जिसकी वजह से जो है मैंने काम नहीं किया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस एविडेंस बेस्ड केयर। जो पेशेंट सेफ्टी के रूल्स हैं, जो जिस तरह पेशेंट सेफ्टी जो है वो परफॉर्म की जा सकती है वो पता होंगे तो आप एविडेंस बेस्ड जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ केयर फॉर पेशेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर एंड एक्ट एथिकली एवरी डे। तो ये चीजें हैं जो कि पेशेंट सेफ्टी परफॉर्म करने के लिए जरूरी होती है। फिर आ जाते हैं नॉलेज रिक्वायरमेंट क्या है। पेशेंट सेफ्टी परफॉर्म करने के लिए क्या क्या पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या करना क्या है आपने। फिर कौन से ऐसे हार्म्स हैं जो कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसमें एरर्स और फेलियर कॉज कर सकते हैं। जैसे शॉर्टेज जो ऑफ मेडिसिन जो है ये एक कॉमन एग्जांपल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अक्सर औकात कोई ना कोई चीज या मेडिसिन जो है वो खत्म हुई रहती है। तो ये किस तरह से जो है सिस्टम जो है उसके फेलियर का बाइस बनी। लेसन्स अबाउट एरर एंड सिस्टम फेलियर फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज। अगर कोई एक डिवाइस बनाई है किसी कंपनी ने और उसमें उसको यूज करने के बाद उसके एरर्स वगैरह देखे हैं तो ये चीजें भी हमने जहन में रखनी है। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ये डिवाइस फलाने जो है टाइम पे यूज हुई और इससे ये चीजें जो है इसके रिजल्ट जो थे वो इतने पॉजिटिव थे, इतने नेगेटिव थे। तो ये सारी चीजें एडवांसमेंट्स जो हैं या पुरानी चीजें जो हैं उनके नॉलेज आपको होना जरूरी है। हिस्ट्री ऑफ पेशेंट सेफ्टी एंड ओरिजिन ऑफ द ब्लेम कल्चर। तो पेशेंट सेफ्टी की हिस्ट्री क्या है, क्यों जरूरत पेश आई पेशेंट सेफ्टी जो है उसको ऐड करने की, और आगाज कैसे हुआ पेशेंट सेफ्टी का, ऐसा कल्चर था जिसमें ऐसी जो है चीजें हो रही थी जिनकी बात सोचा गया कि पेशेंट जो है उसकी सेफ्टी के लिए काम किया जाए, उसकी सेफ्टी के लिए रूल्स बनाए जाए। डिफरेंस बिटवीन सिस्टम फेलियर्स, वायलेशंस एंड एरर्स। तो इस बात का होना नॉलेज होना जरूरी है कि डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनके फेलियर्स, वायलेशंस और एरर्स में क्या फर्क है। एंड मॉडल ऑफ पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी मॉडल जो है उसका मेन जो है मॉडल उसका जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे पेशेंट सेफ्टी। हार्म कॉज्ड बाय हेल्थ केयर एंड सिस्टम फेलियर्स। सिस्टम फेलियर जो है हेल्थ केयर सिस्टम में उससे कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं, किस किस तरह के नुकसानात हो सकते हैं। तो उसमें हमने देखना है कि एडवर्स इवेंट्स जो हो रहे हैं उनकी एक्सटेंट क्या है, किस हद तक वो किस हद तक नुकसानदेह है। एडवर्स इवेंट्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक जिन्हें हम कहते हैं सेंटिनल इवेंट्स, सीरियस किस्म के जो है ये एडवर्स इवेंट्स होते हैं। दूसरे होते हैं
कोशिश यही होनी चाहिए कि ये ना, इस तरह के एडवर्स इवेंट्स ना हो। सेंटिनल इवेंट्स जो है इनमें क्या आ जाता है, सेंटिनल इवेंट्स जो है इसमें, इसकी एक एग्जांपल ये है कि सर्जरी करते हुए गलती से कॉटन अंदर रह गई है और आपने स्टिच करके पेशेंट को जो है डिस्चार्ज कर दिया। तो कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है वो गलती से रह जाना बॉडी पार्ट में, ये एक सेंटिनल इवेंट की एग्जांपल है, सीरियस इवेंट है जो कि सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज करेगा। या फिर सर्जरी जो है वो रॉन्ग पेशेंट पे परफॉर्म की गई है, पेशेंट जो था लिस्ट में बहुत ज्यादा पेशेंट्स थे, तो जो है आप भी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड थे, जिसकी वजह से एक पेशेंट जो है जिसको अपेंडिसेक्टमी करनी थी वो किसी और पे आपने परफॉर्म कर दी, तो ये एक सेंटिनल इवेंट है। या फिर इन्फेंट जो है उसको, बच्चे को किसी दूसरे जो उसका रिलेटिव नहीं था उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सेंटिनल इवेंट्स हैं। इवेंट्स जो कि कोशिश करनी चाहिए कि ना हो, वो कौन से इवेंट्स आ जाते हैं, इनमें सबसे पहले आ जाता है मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये एक ऐसी जो है ऐसी कह लें आप एरर है जो कि बहुत जो है नुकसानदेह है, ये डायरेक्ट डेथ का बाइस बनेगा पेशेंट की। तो मैचिंग, क्रॉस मैचिंग से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्रॉस मैचिंग जो है वो बहुत अहम जो है चीज है, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फिर दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है कि हॉस्पिटल सेटिंग में सीवियर बेड सोर्स बन गया है। अब एक मरीज घर में है अपने, या हॉस्पिटल सेटिंग में नहीं है, घर के अलावा कहीं और है, जो है ओल्ड केयर सेंटर्स में है, वहां पे अगर बेड सोर्स बनते हैं तो ठीक है, आप जो है कर सकते हैं इमेजिन के, ठीक है बेड सोर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मरीज को इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से बेड सोर्स जो है उनको अवॉइड किया जाए। लेकिन हॉस्पिटल सेटिंग में अगर बेड सोर्स हो रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है, बहुत बड़ा एडवर्स इवेंट है। ये चीजें मिनिमाइज करना जो हेल्थ में टीम है उसका काम है। फिर आ जाते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट और ह्यूमन कॉस्ट, ये किस तरह से हार्म कॉज कर रही है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में इकोनॉमी आ जाती है, चार्जिंग फीस आ जाती है, एक पेशेंट जो है वो नहीं जो है पे कर पा रहा, तो वो किस तरह से उसको हार्म कॉज करेगा, वो उसके लिए जो है प्रोसीजर की फीस जो है वो अफोर्डेबल नहीं है, तो वो किस तरह से अफेक्ट करेगी। ह्यूमन कॉस्ट आ जाती है, ह्यूमन कॉस्ट जो है उसमें आ जाता है कि एक इंडिविजुअल जो है उसको जो है हार्म जो पहुंच रहा है उसकी कॉस्ट क्या है, इंडिविजुअली उसको कितना जो है इफेक्ट होगा। फिर आ जाते हैं लेसन्स अबाउट एरर एंड सिस्टम फेलियर फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज। अभी आपको बताया कि जो है डिफरेंट कंपनीज जो है डिफरेंट दवाइयां बना रही हैं या डिफरेंट जो है डिवाइसेस जो है वो बना रही हैं, तो उनके जो है क्या क्या टेक्नोलॉजिकल जो है इफेक्ट्स होंगे, जो है फ्लॉज होंगे, उनके बारे में पता होना जरूरी है। क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस जो है वो की गई हैं, उनकी अप्रोच क्या थी, और कितने परसेंट जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट उन्होंने क्रिएट किए और कितने परसेंट नेगेटिव रिजल्ट जो है वो क्रिएट किए। फिर आ जाता है स्विस चीज मॉडल। स्विस चीज मॉडल क्या है? स्विस चीज मॉडल जो है इसमें एक हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसमें पेशेंट को हैजर्ड से बचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए नंबर ऑफ बैरियर्स होते हैं। अब ये नंबर ऑफ बैरियर्स जो है क्या क्या हो सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन है, सर्जन्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ आ जाता है, सिस्टम अलार्म्स हैं, ये चीजें जो है ये बैरियर्स में आ रही हैं। अब ये बैरियर्स जो हैं इनकी इंटेंटेड या रैंडम वीकनेस की वजह से जो होल्स पैदा हो रहे हैं, जो फ्लॉज पैदा हो रहे हैं, वो जो है किस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे पेशेंट को, ये एक स्विस चीज मॉडल है। इसको समझने के लिए पहले ये वाली एग्जांपल देखें।
ये डिफरेंट बैरियर्स दिखाए हुए हैं येलो में, ठीक है। ये डिफरेंट, एक हेल्थ केयर सिस्टम में समझने ये डिफरेंट बैरियर्स है। अब इसमें जिस तरह एक चीज स्लाइस जो है उसमें होल्स होते हैं, वो एक कॉम्पैक्ट पीस नहीं होता, उसी तरह ये होल्स दिखाए हुए हैं। अब इन बैरियर्स से डिफरेंट फ्लोज जो हैं वो जो है एक बैरियर से गुजर के डिफरेंट फ्लो दूसरे बैरियर तक पहुंच रहा है, और पेशेंट तक वो पहुंचकर नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा वो किस तरह डिपेंड करता है। अब यहाँ पे कपड़े का मास्क जो है वो पहना गया था। अब सबको पता है कि कपड़े का मास्क जो है उसको पहनने का कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। मतलब फाइबर, जो क्लोथ फाइबर्स है वो वायरस को नहीं करेंगे, वायरस को आराम से जाने देंगे। अब ये वायरस था, ये क्लोथ मास्क से आराम से पास कर गया। फिर दूसरा हमें रूल पता था कि सोशल डिस्टेंसिंग से कम किया जा सकता है वायरस के स्प्रेड को। वो रूल कुछ लोगों ने फॉलो किया, जिन लोगों ने फॉलो किया यहाँ पे आप देख सकते हैं वो वायरस वहीं पे रुक गया। जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया, अब जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया वो उन होल्स से गुजरा वायरस और नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था? क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग। सर्फेसिस जो है उनकी जो है साफ सफाई जो है एक बताया गया स्प्रेड ऑफ वायरस को कम करने के लिए। तो जिन जिन लोगों ने ये किया, यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे आगे से वायरस पास नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे डिसइंफेक्शन जो है वो की गई है। लेकिन जहाँ पे डिसइंफेक्शन नहीं की गई वो उस बैरियर से पास कर गया, नेक्स्ट बैरियर तक वायरस पहुंच गया। फिर लास्ट में अहम चीज जो आ गई वो थी हैंड वॉशिंग। हर काम करने से पहले आप जैसे बाहर से आ रहे हैं या खाना खाने लगे हैं, उससे पहले आपने हाथ धोने थे। तो हाथ धोने की वजह से क्या हुआ, ये वायरस जो है चाहे ये सारे बैरियर्स पार कर आया था लेकिन लास्ट बैरियर जो है वो पार ना कर सका और पेशेंट को नुकसान जो था वो नहीं हुआ। तो लाजमी नहीं है किसी एक बैरियर में फ्लॉ जो है वो डायरेक्ट जो है पेशेंट को नुकसान पहुंचाए, बल्कि ये जब सारे बैरियर्स जो हैं वो अलाइन हो जाएंगे, सारे बैरियर्स जो हैं वो जो है डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, तो फिर पेशेंट जो है उसको नुकसान पहुंचना ही पहुंचता है। तो ये स्विस चीज मॉडल है। इस पिक्चर में अगर हम देखें, यहाँ पे ये देखें, ये बताया हुआ भी है कि हर बैरियर जो है वो एरर जो है उसको प्रोपोगेट करेगा या नहीं करेगा, डिपेंड करता है। होल्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेलियर्स को बैरियर्स के अंदर। अब एक एडवर्स इवेंट होना है कि नहीं होना वो इस सारे जो है बैरियर्स से गुजरने के बाद पता चलेगा। तो बैरियर में अब एग्जांपल दी गई है कि कंसेंट जो है वो लेनी है पेशेंट से, करेक्ट साइट जो है वो कंसेंट लेते हुए मेंशन कर दी गई है। अब इनकरेक्ट साइट मेंशन कर दी गई तो एजुकेशन थी, पेशेंट जो था जो डॉक्टर था उसका फर्स्ट डे था एज एन इंटर्न जो है हॉस्पिटल में, अभी न्यू ट्रेनिंग वो है। फिर ट्रेनिंग जो थी उसमें क्या फ्लो आया कि जो आपका रिलेटेड इक्विपमेंट था उसकी मेंटेनेंस नहीं की गई, उसकी मेंटेनेंस पे ख्याल नहीं किया गया। पॉलिसीज में क्या फर्क आ गया कि एक ज्यादा अच्छी अप्रोच यूज करने के बजाय खाली बैंड जो था वो लगा दिया गया। बैंड उतर भी सकता है, मार्क करते तो वो ज्यादा अच्छा रहता कि पता चलता हाँ ये राइट साइड है जहाँ पे हमने जो है ऑपरेशन करना है। टेक्नोलॉजी में क्या आया, वीडियो ट्रांसलेशन डाउन हाउ टू यूज फोन। कम्युनिकेशन में जो है फैमिली जो थी वो इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, उसे समझ नहीं आई, उसने लिखा हुआ देखा नहीं कि राइट साइड लिखी हुई है जबकि हमारा तो बाई साइड जो है उसका इलाज हमने करवाना है। चेकलिस्ट में क्या हुआ कि कंसेंट जो थी वो वेरीफाइड नहीं की गई। तो इन सब का क्या नुकसान हुआ कि पेशेंट जो है सर्जरी परफॉर्म करते हुए वो रॉन्ग साइड जो है उस पर परफॉर्म कर दी। तो ये सारी चीजें हैं। अब किसी भी एक बैरियर पे आप देखें, अगर किसी भी एक बैरियर पे होता, जैसे कम्युनिकेशन है, पेशेंट जो है उसकी फैमिली पढ़ी लिखी होती तो वो कंसेंट जो थी उसके पास उसमें देख लेती कि राइट के लेफ्ट के बजाय राइट लिखा हुआ है और वो इन्फॉर्म कर सकती थी,
ठीक, तो इस तरह ये जो एडवर्स इवेंट हुआ है ये ना होता, तो किसी भी बैरियर पे जो है चेक होता तो पेशेंट को नुकसान ना पहुंचता। इसलिए हर बैरियर जो है उसकी इंपॉर्टेंस है पेशेंट जो है उसको नुकसान से बचाने के लिए। ठीक है, समझ आइए आप लोगों को? मैम पॉलिसीज का दोबारा बता दें। पॉलिसीज में ये जस्ट एक एग्जांपल दी गई है, ठीक है, कि साइट जो थी वो जो भी ऑपरेशन साइट थी उसको मार्क करने के बजाय क्या किया, एक बैंड या कपड़ा ऊपर से उस कपड़े से ढक दिया। अब कपड़ा तो जो है वो हवा से उड़ जाएगा या वैसे ही कोई जो है मूवमेंट वो हट जाएगा उस पार्ट से। तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं थी, अच्छी पॉलिसी नहीं थी। बजाय इसके कि वो परमानेंट मार्कर जो है उससे लेबल करते, उससे मार्क करते बॉडी पार्ट को, बैंड लगा दिया उन्होंने जो कि उतर गया। और सर्जरी परफॉर्म करते हुए क्या हुआ कि पता ही नहीं था पेशेंट को, डॉक्टर को कौन सी साइड है वो भूल गया। अब उसने जो रिटर्न कंसेंट थी वहां पे देखा, वहां पे पहले ही गलत लिखा हुआ था, तो सर्जरी परफॉर्म करते हुए उन्होंने राइट साइड पे परफॉर्म कर दी जो कि रॉन्ग साइड थी। ठीक है, समझ आइए आपको? हेलो स्टूडेंट्स, आपको समझ आई है? जी मैम समझ आ गई। यस मैम। रिस्पॉन्ड बहुत स्लो कर रहे हैं आप लोग। फिर आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ पेशेंट सेफ्टी और रीजंस ऑफ ब्लेम कल्चर। कौन कौन सी जो है वजूहात थी जिनकी वजह से सोचा गया कि पेशेंट सेफ्टी जो है उसके लिए काम किया जाए। तो इसमें एक चीज ब्लेम कल्चर आ जाती है सिस्टम में। एक जो है सिस्टम जो है पूरा वो टीम वर्क पे डिपेंड करता है। किसी एक अगर पॉइंट पे नुकसान, किसी एक पॉइंट पे कोई फ्लॉ है तो वो जो है एडवर्स इवेंट जो है वो कॉज करेगा। मसलन अगर हमारी जो इक्विपमेंट है उसको मेंटेन नहीं किया गया तो एट द टाइम ऑफ सर्जरी क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रिक शॉक के लिए डिफिब्रिलेटर था उसको चार्ज नहीं किया या उसकी वाइट्स जो है वो खराब है। एट द टाइम ऑफ सर्जरी शॉक देना था पेशेंट को उसकी क्रिटिकल कंडीशन जो थी उससे रिकवर करने के लिए, लेकिन चूंकि मेंटेनेंस नहीं की गई थी, मशीन जो थी वो उस टाइम पे चली नहीं और पेशेंट जो है उसकी डेथ हो। ठीक है, तो अब ब्लेम जो है डॉक्टर, ऑब्वियसली ये डॉक्टर का काम नहीं है कि वो उसको मेंटेन करे। डॉक्टर ने ब्लेम डालना है जो पैरामेडिक्स हैं उन पे कि ये उनकी जिम्मेदारी थी, वो मशीन जो है उसको मेंटेन करते, उसकी चार्जिंग जो है उसका ख्याल रखते, उसकी वाइट्स को देखते। उन्होंने आगे से सिस्टम पे एडमिन पे डाल देना है कि हमने तो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है किया था इन्फॉर्म, लेकिन उन्होंने कोई इस बारे में नोटिस नहीं दिया। तो ये ब्लेम कल्चर जो है हेल्थ केयर सिस्टम में ये पेशेंट सेफ्टी जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ब्लेम करने की वजह यही है कि हर कोई जो है वो खुद निकलना चाह रहा होता है कि उस पर इल्जाम ना आ जाए, दूसरे पर बस इल्जाम डाले। ये एक नेचर है इंसान की कि वो अपने आप को जो है ना किसी भी तरह से सेटिस्फाई कर लेता है दूसरों पे इल्जाम डाल के। डिफरेंस बिटवीन सिस्टम फेलियर्स, वॉयलेशंस एंड एरर्स। क्या डिफरेंस जो है वॉयलेशंस, एरर्स और सिस्टम फेलियर्स में? इसमें पर्सनल अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी जो है इसमें क्या है कि एक डेजिग्नेटेड काम जो है रिलेटेड पर्सन से वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा। जैसे शिफ्ट होनी है नर्सिस की, तो एक नर्स जो है उसकी शिफ्ट का टाइम खत्म हो गया है, अब उसने जो दूसरी नर्स आनी है उसको हैंड ओवर करना है, उसको बताना है कि इस मरीज को मैं चेक कर चुकी हूँ, इस मरीज के ये वाइटल्स थे, ये फाइंडिंग्स थी, अब आगे से तुम्हारा काम है कि तुम जो है इनको मॉनिटर करो। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी ड्यूटी जो है वो शिफ्ट से पहले चली गई,
बजाय इसके कि इंतजार करती दूसरी नर्स के आने का और उसको सारी चीजें समझाने का, सारी जो काम उसने किए थे उनको बताती, वो अपनी ड्यूटी से पहले, शिफ्ट टाइम से पहले जो है वो चली। तो ये एक पर्सनल अकाउंटेबिलिटी में आ जाता है। अब जो वो पहली नर्स है वो अकाउंटेबल है अपने इस बिहेवियर के लिए कि उसने अपनी ड्यूटी जो है वो सही से परफॉर्म क्यों नहीं की। फिर आ जाती हैं वोलेशंस। वोलेशंस जो हैं वो 3 तरह की हैं। वोलेशंस में रूटीन वोलेशंस आ जाती हैं, ऑप्टिमाइजिंग वोलेशंस आ जाती हैं और नेसेसरी वोलेशंस आ जाती हैं। रूटीन वोलेशंस क्या है? रूटीन वोलेशंस में एक जो है डॉक्टर, उसे पता है कि स्टेरिलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है हेल्थ केयर सिस्टम में। बिजी होने की वजह से जो है बहुत ज्यादा पेशेंट थे उसके पास, तो वो हर पेशेंट के बाद जो है हाथ नहीं धो पा रहा। ये एक रूटीन वॉयलेशन है कि डॉक्टर समझता है कि इससे इस रूल को वॉयलेट करने से इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। या फिर दूसरी एग्जांपल ये आ जाती है कि बहुत ज्यादा जो है बिजी होने की वजह से, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड होने की वजह से जो है इंफॉर्मेशन को सही तरीके से पास आउट नहीं कर रहे आप पेशेंट जो है उसके रिलेटिव्स को। जो एक प्रोटोकॉल है रिटन जो है नोट्स का, वो आप फॉलो नहीं कर रहे, या फिर कॉल्स आ रही हैं आपको, आप कॉल्स जो है वो अटेंड नहीं कर रहे। कॉल्स होती हैं ये मेडिकल फील्ड में, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉल भेजता है मरीज को देखने के लिए। जैसे एनेस्थीसिया सर्जरी से पहले जो कार्डियक होगा डिपार्टमेंट, वो एनेस्थीसिया वालों को कॉल भेजेगा ये पता करवाने के लिए कि ये पेशेंट जो है वो एनेस्थीसिया से रिलेटेड स्टेबल है, हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। जी जी मैम, सब बच्चों का माइक जो है वो म्यूट है और मैंने भी लीव करके ज्वाइन किया तो मेरा माइक अनम्यूट हुआ है। माइक अनम्यूट नहीं हो रहा किसी भी स्टूडेंट का, और सब आपको चैट पे मैसेज कर रहे हैं, मे बी आपको शो नहीं हो रहे। लेट मी चेक। तो तकरीबन लेक्चर खत्म होने वाला है, ये बात आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जिन लोगों का माइक हम लोग ट्राई कर रहे थे कि अनम्यूट हो जाए, आपको चैट में मैसेज भेज रहे थे। सॉरी, चैट में मैसेजेस तो है लेकिन मैंने पढ़े नहीं। चेक करें। यस मैम। यस मैम हो गया। यस मैम हो गया। ओके बच्चों, ये आप बात पहले मुझे बता देते ना। सारा लेक्चर जो है वो खत्म हो गया, एंड होने वाला है लेक्चर। मैम आपको मैसेज पता लगा था। चले फिर आ जाते हैं हमने किए हैं। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है तो हम सिस्टम में हेल्थ केयर सिस्टम में जो वोलेशंस हो रही हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेफ प्रोसीजर से डेविएशंस जो हो रही हैं वो देख रहे हैं कि क्या क्या डेविएशंस हैं, उनके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो 3 तरह की वोलेशंस हैं, रूटीन वोलेशंस, ऑप्टिमाइजिंग वोलेशंस और नेसेसरी वोलेशंस। तो रूटीन वोलेशंस में हमने देखा है कि रूटीन वोलेशंस जो है उनको आप समझते हैं कि इस रूल को ब्रेक करने का ना इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो हम ठीक है इसके बगैर भी गुजारा कर लेते हैं। ठीक, इसमें स्टेरिलाइजेशन की एग्जांपल है कि आप जो है बहुत ज्यादा मरीज होने की वजह से हर पेशेंट के बाद हाथ नहीं धो रहे, तो ये एक रूटीन वोलेशन है। फिर आ जाती है ऑप्टिमाइजिंग वोलेशन। ऑप्टिमाइजिंग वोलेशन क्या है कि एक जो मेडिकल स्टूडेंट है उसको अलाउ कर देता है सुपरवाइजर कि अगर उसका अपना पेशेंट है तो उस पर ठीक है परफॉर्म कर सकता है सर्जरी, और उसको सुपरवाइज नहीं कर रहा ये समझ के कि ये मैं इससे रिलेटेड नहीं हूँ या मुझे इससे अर्निंग नहीं हो रही। ठीक है, ये तो मतलब पर्सनल गोल्स आ गए, पर्सनल गेन्स हैं इस बात में। जो है ऑप्टिमाइजिंग वोलेशन जो है उसमें कंसर्न नहीं है, तो इस वजह से जो है ये वोलेशन हो रही है।
या फिर जो है पर्सनल गोल्स क्या है ऑप्टिमाइजिंग वॉल्यूशन के जो पर्सन है वो समझेगा कि मैं स्किल्ड हूँ इतना कि मैं परफॉर्म कर सकूंगा, या फिर उसने कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है, या जो है वो रिस्क लेने का शौकीन है, वो कहता है कि ठीक है मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाके देखता हूँ कि अगर मैं इस तरह से ये प्रोसीजर करूंगा तो फिर क्या होगा। तो ये ऑप्टिमाइजिंग वॉल्यूशंस आ जाती है। फिर होती है नेसेसरी वॉल्यूशंस। नेसेसरी वॉल्यूशंस में क्या है, एक जरूरी चीज, अहम चीज जो है उसको वॉयलेट किया जा रहा है, ये नेसेसरी वॉयलेशन है। अहम चीज में क्या आ जाता है, डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, मेडिकेशन जो है उसको डिस्पेंस करने के प्रॉपर स्टेप्स हैं। मेडिकेशन को या शार्प ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं नीडल्स वगैरह, उनको डिस्पेंस करने के जो है स्पेसिफिक सेट गाइडलाइंस हैं, तो उनको वॉयलेट करना नेसेसरी वॉयलेशन जो है उसकी एग्जांपल है। फिर मॉडल ऑफ सेफ्टी पेशेंट जो है ये क्या है और किस तरह से जो है हेल्प कर रहा है। तो एम्यूनल ने जो है ये सिंपल सा एक मॉडल पेश किया था पेशेंट सेफ्टी के लिए, जिसमें उसने उसे 4 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया। उसके मुताबिक पहली डोमेन जो थी उसमें हेल्थ केयर सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं वो हैं, हेल्थ केयर सिस्टम में डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जितने भी लोग हैं ये लोग जो है ये फर्स्ट डोमेन जो है उसमें आ जाते हैं। सेकेंड डोमेन जो थी उसमें जो लोग जो है हेल्थ सर्विसेज अचीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो लोग हैं। थर्ड डोमेन जो थी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस जो है उनका, कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसका डिलीवरी प्रोसेस क्या है, किस तरह से जो है हेल्थ केयर सिस्टम में केयर प्रोवाइड की जा रही है। और चौथी डोमेन जो थी उसमें फीडबैक और इम्प्रूवमेंट जो थी उसको देखा गया था। तो ये 4 चीजें थी जो कि पेशेंट सेफ्टी जो है उसको इंश्योर करने में मदद करेंगी। तो ये एम्यूनल ने कहा था कि इन 4 चीजों जो है उन पे बेस कर रही है पेशेंट सेफ्टी। Demonstrate ability to recognize the role of patient safety in safe healthcare delivery। तो पता जो है हेल्थ केयर सिस्टम डिलीवरी जो है, हेल्थ केयर डिलीवरी में पेशेंट सेफ्टी प्रोवाइड करने का मकसद क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। जब तक ये चीज नहीं पता होगी पेशेंट जो है उसको आप सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसकी बेहतरी के लिए काम नहीं कर सकते। तो आस्क क्वेश्चंस अबाउट अदर पार्ट्स ऑफ द हेल्थ सिस्टम, कौन से जो है हेल्थ सिस्टम के पार्ट्स जो है वो दूसरे, मतलब सिर्फ हेल्थ सिस्टम जो है खाली वो नहीं है रिस्पॉन्सिबल पेशेंट सेफ्टी जो है उसके लिए, जैसे कि हेल्थ केयर सिस्टम में फार्मेसी जो है, फार्मासिस्ट जो है वो किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं मेडिकेशंस जो है उनको कि उनके एडवर्स इफेक्ट्स कम से कम हो, या डिवाइसेस ऐसी बना रहे हैं जो कि पेशेंट के लिए मजीद बेहतरी का बाइस बने। तो हेल्थ केयर सिस्टम के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनके बारे में पता होना जो है वो भी जरूरी है। आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट हॉस्पिटल और क्लिनिक प्रोसेसेस दैट आर इन प्लेस टू आइडेंटिफाई एडवर्स इफेक्ट। तो हॉस्पिटल या क्लिनिकल प्रोसेस जो है उनमें कौन से जो है एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो कि नुकसान आ सकते हैं, उनका पता होना जरूरी है। दैट्स इट। आप जिन लोगों ने ज्वाइन लेट किया है उनके लिए ओवरव्यू ये है कि पेशेंट सेफ्टी जो है बेसिकली ये है, हमने पेशेंट को नुकसान से बचाना है। एक हेल्थ में किसी भी तरह के नुकसान जो है उसको नहीं होने देना है या उसको कम से कम करने की कोशिश है, ये पेशेंट सेफ्टी है। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो कि पेशेंट सेफ्टी जो है उस पर अफेक्ट कर रही हैं और उनको किस तरह जो है कम करना है, ये नॉलेज हमें होगा तभी हम जो है पेशेंट जो है उसकी सेफ्टी के लिए काम कर सकेंगे। पेशेंट सेफ्टी का ऑब्जेक्टिव, उसकी जो है रिक्वायरमेंट्स वगैरह ये आज हमने देखी हैं। और एक हमने मॉडल देखा है पेशेंट सेफ्टी का जो पेशेंट को जो है
एडवर्स इफेक्ट से बचाने के लिए पेश किया गया था। स्विस चीज मॉडल था। स्विस चीज मॉडल जो है उसके मुताबिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो डिफरेंट बैरियर्स पर मुश्तमिल होता है, और ये बैरियर्स जो हैं ये पेशेंट को नुकसान जो है उससे जो है बचाते हैं, लेकिन इन बैरियर्स में डिफरेंट होल्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट फ्लॉज होते हैं जो कि पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक बैरियर में होल होने का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को नुकसान पहुंचेगा ही। जो सारे बैरियर्स हैं उनके होल्स जब, उनके फ्लॉज जब इकट्ठे हो जाते हैं फिर पेशेंट को नुकसान जो है वो लाजमी है। तो किसी एक बैरियर में कोई फ्लो है तो दूसरे बैरियर से उसको कवर किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है दूसरे बैरियर से। तो ये हमारा स्विस चीज मॉडल था। ठीक है।